हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपकी करंट अफेयर्स क्लासेस होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, हमारी जो क्लासेस हैं ये आपका लाइव क्लासेस अगर आपको अटेंड करना है, हमसे जुड़ना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स मटेरियल आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रीड करने से आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं उनका गलत होने का चांस बहुत कम है। डेली आप इसको थॉरोली पढ़ा करिए। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। उससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी काफी हद तक कवर हो जाता है। और जो मैगजीन है ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस को ही ध्यान में रख के बनाई गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हमसे कनेक्ट होइए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, फॉलो करिए और डेली मैगजीन्स को पढ़िए। अगर आप डेली इनको पढ़ेंगे तो आपको खुद आपकी प्रिपरेशन में काफी डिफरेंस समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो। अब जैसे कि कल मैंने बताया कि कई सारे जो है वो न्यू ईयर शुरू हुए हैं। तो हर जैसे इंडिया में बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग नाम से सेलिब्रेशन होता है। इसी तरह से बांग्लादेश के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी कि बांग्लादेश में इसको पोहेला बैसाख के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 14 अप्रैल। और ये माना जाता है कि फर्स्ट डे जो है बंगाली जो है कम्युनिटी है उनका ये रहता है। और पहला बैसाख जो बंगाल है इसमें एक सेक्युलर फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। जैसे हमको पता है कि बंगाल जो बांग्लादेश जो है वो बंगाल से अलग हुआ था जब पार्टीशन हुआ था। तो पहले पाकिस्तान बना, फिर बाद में बांग्लादेश बना। तो ये बंगाली कैलेंडर का फर्स्ट डे होता है। और इस बार वहां पे प्रोसेशन निकला है और इसका थीम रहा न्यू ईयर्स हार्मनी डेमोक्रेसी रिसर्जेंस। तो ये जो इसमें जो शोभा यात्रा निकलती है इसमें काफी सारे एलिफेंट एलिफेंट पिजन्स इन सबको जो है वो यूज किया जाता है। सिंबॉलिक मोटिव्स इनका निकल जाता है। ये दर्शाता है कि वहां पे मतलब पीस और जो एक सांप्रदायिक वो है, वो सौहार्द है, वो है। तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वहां पे बनाते हैं। और ये जो शोभा यात्रा है इसको यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के तौर पे मतलब एक वो दिया था, रिकॉग्नाइज किया था 2016 में। ठीक है। तो ये एक सिंबल है कि बंगाल में जो नॉन कम्युनल और कल्चरल आइडेंटिटी का है ये। तो शोभा यात्रा जो है वो बांग्लादेश का है और यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन भी इसको मिला हुआ है। फिर इंडिया की बात करें तो न्यू ईयर फेस्टिवल काफी सारे सेलिब्रेशंस हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन्होंने जो है वो विशेष जो है वो दिए सिटीजन्स को। बैसाखी, विशु, विशुव, बोहाग बिहू, पोयला बोैसाख, मेशादी व शाखाडी और पुथांडू, ये सब जो है वो इंडिया में पूरा सेलिब्रेट होता है। हर स्टेट का अपना एक अलग कल्चरल हेरिटेज है, अपना अलग ट्रेडिशंस हैं, तो उसको एक्सप्रेस करता है। पुथांडू की बात करें तो ये तमिलनाडु न्यू ईयर जो है वो होता है। और ये चित्तिराई का जो है ये मतलब बर्थ इसको माना जाता है। और ये जो है ये इनके थाई मंथ का जो है वो पहला वो स्टार्टिंग जो है वो माना जाता है। तमिलनाडु में जैसे जो तमिल वो है इसमें जो है वो न्यू ईयर सोलर कैलेंडर पे बेस्ड है। और कुछ जब सनी सीजन आता है तो मैं जो वही है बेसिकली कि हर जगह जो हार्वेस्टिंग होती है, जो नई उपज आती है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को स्टार्ट करने के लिए हर जगह ये सेलिब्रेशन जो है वो होते हैं। तमिलनाडु में इसको पुदांथु कहा जाता है। और वहां पे इडली बड़ा, पायसम ये सब बनाया जाता है। मैंगो का यूज किया जाता है, ड्रम स्टिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विशु जो है वो केरला में इसको विशु के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर। पान संक्रांति ये उड़ीसा में इस तरह से मनाते हैं। चिरोआबा है, यही है ये नॉर्थ ईस्ट में जो है वो सेलिब्रेशंस होते हैं। तो बेसिकली यही है, ये जो जितने भी फेस्टिवल हैं ये जो है वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, नई जो फसल है, उपज है, उसको सेलिब्रेट के लिए करने के लिए मनाया जाता है। फिर
यूनियन होम मिनिस्टर और इन लोग ने जो है वो बैसाखी की भी जो है वो ग्रीटिंग्स दी। बैसाखी भी सेलिब्रेट होता है पंजाब में, बैसाखी के तौर पे मनाया जाता है। और इसी दिन जो है वो खालसा पंथ का जो है वो फाउंडेशन डे जो है वो मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने स्टैब्लिश किया था खालसा पंथ बैसाखी के ही अवसर पे। और माना जाता है कि उन्होंने जो है वो सही के लिए वो लड़े थे। और तो इसमें भी जो है वो सेलिब्रेशंस होते हैं। ये सिखिज़्म में जो है वो मनाया जाता है। खालसा पंथ का शुरुआत किया था गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में। तो उसका भी जो है वो बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो ये बेसिकली एक मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया में है। पंजाब, हरियाणा, रबी की जो क्रॉप का हार्वेस्ट होता है, जो गेहूं वगैरह कटता है, इन सारी चीजों को जो है वो सेलिब्रेशंस होते हैं कि हाँ अच्छे से सारी खेती हुई, सारी फसल हुई। तो ये है। तो ये सारे फेस्टिवल के नेम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर एक मूवी है और इसको जो है वो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये रिलीज करेगी। एक मलयालम पिक्चर है, अच्छप्पास एल्बम या ग्रैंड पास एल्बम। और इसमें जो है बताया गया, इसके बारे में काफी निकला है कि ये एक टाइम ट्रेवल नैरेटिव को दिखाती है। एक जो बच्चा है वो अपने कैसे अपने ग्रैंडपा की जो चीजें रहती है उनसे रिलेट करता है। बस ये नाम याद रखना, मलयालम फिल्म है। और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी बात करें तो ये बना था 1975 में। और ये एक एपेक्स बॉडी है, आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। और ये इसको एक ये मैंडेट है कि ये प्रमोट करता है, प्लान करता है कि कैसे जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेहतर तरीके से डेवलपमेंट जो है वो हो, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसी में जो है ये फिल्म जो है ये रिलीज करेंगे। नाम बस जाने रहना कि किससे रिलेटेड है, कौन सी फिल्म है। फिर एक और मूवी है, ये साउथ में विजय है स्टार, उनकी मूवी है। तो इसका जो है वो लीक हो गया है ये मूवी। और इसमें बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेशन के लिए ये गया था, तो वहां से शायद लीकेज जो है वो हुआ है। तो ये एक काफी विवाद हुआ है। और जैसे कि मूवी वगैरह हमें हमें पता है कि जब हॉल सिनेमा घर में रिलीज होती है उसके पहले कई बार जो है वो अ, जिसका जो कंटेंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड आया था कि क्या-क्या लीगल जो है वो एप्लीकेशंस हैं, क्या इस पे कैसे जो है वो एक्ट किया जाता है। तो इस एक्ट से ये सारी चीजें गवर्न होती हैं। तो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। और ये मतलब एक्सक्लूसिवली डील करता है विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज मूवीज हैं, टीवी शोज हैं, किसी का कोई क्रिएटिव वर्क है, बुक है, आर्टिकल्स है, तो उसमें किसी प्रकार का इन्फ्रिंजमेंट ना हो, पहले कोई लीक ना करे। ठीक है। और सेक्शन 63 और 63 ए है ये कॉपीराइट एक्ट में। ये प्रोवाइड करता है कि ये 2 लाख तक का फाइन जो है वो लगता है। साथ ही साथ 3 साल का इम्प्रिजनमेंट इसमें जो है वो होता है। और वायलेशन करने पे पेनाल्टीज जो है वो देनी पड़ती हैं। फिर सिनेमैटोग्राफी एक्ट है, ये भी 1952 का है। और इसमें जो है वो 2023 में अमेंडमेंट किया गया। और इसमें जो है वो जो फाइन था उसको ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। जो भी ग्रॉस बजट है किसी फिल्म का उसका जो 5% है उस उतना तक जो है वो फाइन इसमें जो है वो लगाते हैं। और जो मिनिमम फाइन होता है ये स्मॉलर होता है। अब इसमें देखना होगा कि इस पर्टिकुलर केस में जो है वो आगे क्या चीजें होती हैं। और तो यही इसमें था बेसिकली कि कैसे जो है वो इन सब चीजों को रोका जा सके। और जुडिशियल इंटरवेंशन इसमें कैसे हो सकता है। ठीक है। अगर हम देखें तो बहुत सारे जो मैसेजिंग ग्रुप्स है जैसे टेलीग्राम वगैरह है, यहाँ पे भी काफी सारी जो पायरेटेड कंटेंट है वो प्रेजेंट रहता है। और कोशिश की जाती है कि पायरेसी को रोका जाए, लेकिन स्टिल ऐसी पूरी घटनाएं जो है वो होती रहती हैं। और कुछ फर्म्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जैसे एआई प्लेक्स है। ये जो है वो फिल्म मेकर्स के साथ मिलके इस पे काम करिए कि जो पायरेसी है उसको रोका जा सके। और अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या साइट्स पे अवेलेबल है कंटेंट तो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो हटाया जा सके। क्विकली अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं कि मूवीज को जो है वो हटाइए। ठीक है। तो अब ये जो केस है इसका जो है वो हियरिंग है। तो इसमें और हार्श पेनल्टीज लगाने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ये है। और ये जो मूवी अभी वो हुआ है, ये इसका नाम है जन नायगन। ठीक है।
और मतलब थिएटर में रिलीज होने के पहले ही जो है वो ये मूवी पूरी लीक हो गई है। फिर पोषण अभियान से रिलेटेड एक आर्टिकल था, इसमें काफी डिटेल में सारी चीजों को बताया गया है कि कैसे जो है ये इंडिया का जो एक न्यूट्रिशन मिशन है उसको आगे इस पे पूरा ये काम कर रहा है। और पोषण अभियान की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 को। और ये एक इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये इसको कई सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके तहत ये पूरा चलता है। और उद्देश्य यही है कि न्यूट्रिशन को जो है वो नेशनल डेवलपमेंट का जो एक एजेंडा है उसमें इंक्लूड किया गया है। काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आता है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें और भी 26 मिनिस्ट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हैं, ताकि एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जा सके कि कैसे जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है। साथ ही साथ सैनिटेशन, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की इनकम पे भी ये पूरा वर्क जो है वो करता है। तो इस अभियान के तहत जो इनिशियल 1000 डेज होते हैं उस पे माना जाता है कि काफी क्रूशल होते हैं डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए। तो उस स्टेज पे कैसा फिजिकल ग्रोथ होता है, क्या न्यूट्रिशन है, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रेन डेवलपमेंट पे इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम बात करें तो इसके पहले 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसको लॉन्च किया गया था। और ये एक पूरा आधारशिला रखता है इस पूरे स्कीम के लिए। ठीक है। फिर बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसको इम्प्लीमेंट किया 2017 में। इसके तहत जो मदर्स हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के थ्रू। और जो 2021-22 का जो यूनियन बजट था उसमें जो है पूरा कई सारी चीजों को और इंक्लूड किया गया। जो पूरा एक फ्रेगमेंटेड कई सारी स्कीम्स थी उनको एक वो किया गया, जोड़ा गया। और इसमें मिशन पोषण 2.0 में मिशन शक्ति सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, तो एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाया गया। इसमें कई सारी जो आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम थी उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है। जो पोषण अभियान है इटसेल्फ उसको पूरा जोड़ा गया। और इससे पूरी एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई। और इसमें पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे जो इनिशियल ईयर है, जो फाउंडेशनल ईयर है, उस पे पूरा वर्क किया जाए। और इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है 3 से 6 साल तक की आयु में। ठीक है। और इसके अलावा 0 to 3 इयर्स का जो है वो उसमें भी जो है वो इंटरफेयर जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। और एक है पूरा कि पोषण मतलब इस इनिशिएटिव के तहत जो है वो पोषण वाटिकास या न्यूट्री गार्डन्स इनको जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में स्टैब्लिश किया गया है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स इसमें काम करती हैं। जो भी माल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको जो है वो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जो है वो काम उनको भेजा जाता है, वर्क किया जाता है कि कैसे जो है वो कुपोषण को खत्म किया जाए। फिर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी जो है वो इसको इंक्लूड किया गया है, ताकि एजुकेशन तो है इम्पोर्टेंट, बट जब फिजिकली बच्चा फिट रहेगा तो सब तभी वो आगे जो है वो बढ़ पाएगा। तो मेंटल और फिजिकल फिटनेस पे पूरा इसके तहत जोर जो है वो दिया जा रहा है। मदर की हेल्थ भी अगर अच्छी रहेगी तभी वो चाइल्ड का बेटर तरीके से केयर कर पाएगी। तो ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। फिर इसके अलावा पोषण भी पढ़ाई भी इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया ताकि इसकी जो क्वालिटी है बेहतर किया जाए। और अभी का जो डेटा है हमारे पास मार्च 31 तक का, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 41,000 से ज्यादा सुपरवाइजर्स हैं और 1 लाख से ज्यादा 1,50,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो उनको ट्रेन किया गया है कि कैसे जो है वो न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे बच्चों को डील करना है 3 से 6 साल तक के। ठीक है। और अगर हम देखें तो इसी उसमें पूरी जो हमारा प्रोसेस है इसमें मिनिस्ट्री ने नव चेतना लॉन्च किया। ये है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 3 इयर्स। एक और आधारशिला इसको भी लॉन्च किया। तो इसमें एक करिकुलम बनाया गया है बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष का, 12 भाषाओं में है।
फिर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनका एक पोषण ट्रैकर अभियान चलता है। ये एक आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके तहत पूरा इसको जो है मॉनिटर किया जाता है कि कितनी महिलाओं को सपोर्ट मिला है। इनका फोटो इनको पूरा खींच के पूरा अपलोड करना पड़ता है, जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स पे काम करती हैं। ठीक है। इसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन किट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अभी जो है वो अगस्त 25 में विद्यारंभ इसको भी जो है वो शुरू किया गया, ताकि इनको बेहतर जो है वो सर्विसेज और प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा पोषण पखवाड़ा ये मनाया जाता है। ये 2 वीक्स का जो एक इंटेंसिव आउटरीच कैंपेन सरकार की तरफ से मनाया जाता है। और ये अभी अगर हम बात करें तो 8th एडिशन चल रहा है पोषण पखवाड़ा का। और ये 9th टू 23rd अप्रैल तक जो है वो चलेगा। और इसका थीम है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। और इसी तरह पोषण पखवाड़ा माह, राष्ट्रीय पोषण माह ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा हर सितंबर को। और इस बार सितंबर में इसका 8th एडिशन जो है वो लॉन्च किया गया। तो बेसिकली यही है कि एक फ्लैगशिप मिशन है जिसके तहत जो एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन की बात कही जा रही है। इनिशियल जो बच्चों की आयु है, छोटे बच्चे 6 years तक के बच्चे, और साथ ही साथ जो वुमेन है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, ताकि उनका बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो पोषण मिशन वैसे भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा ऐसे वगैरह में भी ये जो सारी चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। पूरा वर्क हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी स्टेम सेल थेरेपी की बात हो रही है। रिसर्चर्स ने एक नया अभी इन्होंने खोज किया है। और अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे जैसे एजिंग होती है, वैसे वैसे जो बॉडी है वीक होती जाती है। ठीक है। तो एक टर्म प्रोवाइड किया है, मतलब है फ्रेल्टी। और फ्रेल्टी का मतलब है कि जैसे लोग झुक जाते हैं, जैसे जैसे एज होती है, चल जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो एजिंग का इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैसे इस पे वर्क किया जाए, इस पे पूरा जो है वो रिसर्च जो है वो हुआ है, स्टडी हुआ है। और इन्होंने कहा है कि स्टेम सेल थेरेपी को यूज करके जो एजिंग है उसको काफी हद तक रिकवरी से किया जा सकता है। और अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड इस वजह से जो है वो जो पॉपुलेशन है 60 एज की, उस काफी जो है प्रभावित होती है। ठीक है। तो अगर इस पे काम किया जाए तो मतलब एक पूरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है ये, बट ये है कि जो आपका चलने फिरने की क्षमता है, बाकी काम करने की क्षमता है, उसको और बेहतर किया जा सकता है। इस पे काफी समय तक काफी कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है। माना जाता है कि भाई एल्डर हैं तो उनमें जो है वो प्रॉब्लम रहेगी, चलने फिरने में उनको दिक्कत हो सकती है। तो इसी पे रिसर्चर्स ने वर्क किया और उन्हें पाया कि अगर जो है वो मेसेलकाइमल स्टेम सेल्स का इंफ्यूजन किया जाए तो इससे जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो बढ़ जाएगा। और इसमें ये जो इन्होंने रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, इसमें 70 to 85 years के जो लोग हैं जिनको की डोज प्रोवाइड किया गया, तो माना तो उसमें देखा गया कि उनकी जो वॉकिंग वगैरह की जो क्षमता है वो बेहतर हुई। ठीक है। इम्प्रूवमेंट उनमें देखने को मिला। तो अभी ये रिसर्च जो है वो ट्रायल फेज में है। और यूएस बेस्ड एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है लॉन्गीवेरॉन, इन्होंने इस पे वर्क किया है। और ये जो प्रोडक्ट है मेसेलकाइमल स्टेम सेल प्रोडक्ट, इसको जो है वो लोमेसिल बी कहा गया है, या लैरोमेस्ट्रोसेल। और पहली बार है कि ये ऐसा जो है वो ट्रीटमेंट डेवलप किया जा रहा है जो कि इटसेल्फ एजिंग को जो है वो टारगेट करेगा। और इससे जो है वो काफी जो लोग हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, उनको बेनिफिट जो है वो होगा। वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। ठीक है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना रहे, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे 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 एजिंग होती है, मस्कुलर लॉस होता है, वेस्कुलर एजिंग होती है, इन्फ्लेमेशंस बढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो इन सब चीजों को टारगेट करने के लिए इस पे पूरा वर्क हो रहा है। और अगर जैसे फ्रैलिटी की बात कही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर ऐसे होता है, फिजिकली अनफिट होता है, तो धीरे 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 के हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है, मॉर्टेलिटी जो है वो बढ़ती है। तो इसीलिए इस पे पूरा काम जो है वो हो रहा है।
और इंडिया को लेके जैसे है कि अब स्टेम सेल पे चूंकि रिसर्च है, तो इस पे अभी और काफी सारे इनको जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स से गुजरना होगा, इस पे काफी वर्क करना पड़ेगा। लीगल क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इस पे पूरा होगा। तो फिलहाल अभी इन्होंने ये पाया है कि ये स्टेम सेल्स जो है वो वर्क करेंगी बेहतर तरीके से ओल्ड एज सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है। फिर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी आज ये बिहार के न्यू चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और हमको पता है कि जो नीतीश कुमार हैं वो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने कल रेजिग्नेशन दे दिया। इनको जो है वो अभी राज्यसभा में इलेक्शन हुआ था, तो उसमें ये राज्यसभा के एमपी इलेक्ट हो गए हैं। और इन्होंने अब कल इस्तीफा दिया है, तो अब बिहार के जो नए सीएम हैं वो सम्राट चौधरी जो है वो बनेंगे। और पहली बार होगा कि भाजपा का कोई जो व्यक्ति है वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो उस पे जाएगा। फिर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये आपका रिजर्व करता है 1/3 ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स फॉर वुमेन। और इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके जो है वो अभी है। और कल से बजट का 3 दिन का बजट सेशन जो है वो चलेगा। और इसमें 131st अमेंडमेंट बिल गवर्नमेंट लेके आएगी। और माना जा रहा है कि इसमें जो है वो काफी सारे जो आर्टिकल्स है उसमें चेंजेस किया जाएगा। आर्टिकल 55, 81, 82, 170, 330, 332, 334A, इसमें चेंजेस की बात कही जा रही है। और ये जो भी चेंजेस हैं, इससे जो लोकसभा का जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। अभी 530 इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो होते हैं। और माना जा रहा है कि जो हाउस है उसका पोटेंशियल जो है वो 850 मेंबर्स तक का है। तो इतनी पॉपुलेशन जो है वो, मतलब इतने एमपीज जो है वो इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश करेगी गवर्नमेंट कल। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है पॉपुलेशन की, उसको चेंज किया जाएगा। ये 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे स्पेसिफाइड किया गया था कि इसी के बेसिस पे जो सीट्स हैं उनको एलोकेशन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बिल में अभी 2011 को का जो सेंसस था उसको एक बेंचमार्क रखा जाएगा। और इस बिल में जो है वो आर्टिकल 82 और 130 को जो है वो डिलीट किया गया है। तो ये और बताओ, ये जो डिलिमिटेशन हुए बिना ये नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ा दे रहे हैं 534 से अब अभी ये 831 की बात देखेंगे। हो रही अब कल अब 3 दिन जब सेशन होगा तो जो न्यू चीजें आएंगी, जब पूरा बिल पेश होगा उसके जो क्या क्या उसके पॉइंट्स है वो निकलेंगे। जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि ये वुमेन रिजर्वेशन को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं, इसलिए ये इसको लेके आ रहे हैं। ऑपोजिशन का ये है कि ये जो है वो ये जो प्रक्रिया है इससे अभी एक विवाद हो गया है। जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इससे जो उनका जो नंबर ऑफ सीट पर है, जो परसेंटेज है वो कम होगा। वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने काफी हद तक करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो अभी जैसे तमिलनाडु है, है आपका, तेलंगाना है, कर्नाटका है, सबने जो अपने कंसर्न्स रेज किए हैं कि मतलब इससे जो है वो दिक्कत होगी। तो अब देखना है कि किस तरह से क्या लिमिट करते हैं, क्या सीलिंग ले आते हैं, किस सेंसस के बेसिस पे। हो सकता है ये 2011 के सेंसस को ही लेके चलें, 2026 तक का वो हटा के। तो काफी सारे है। अगर चेंजेस हैं। 1300 में होना है तो फिर ये इसी पुराने वाले पे ही करना होगा ना। हाँ, देख नहीं, लेकिन 71 काफी पुराना हो जाएगा ना। 11 वाला फिर भी एक हाँ नया जो है वो एक हाँ, ये तो है। रीसेंट है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और इसमें कहा जा रहा है कि जो बाउंड्रीज हिंदी, भी चेंज होगी सारी उसकी। जो हाँ इलेक्शंस होते हैं उनकी बाउंड्रीज भी चेंज होगी सारे। हाँ, हिंदी जो स्टेट्स हैं उनका कह रहे हैं कि वो बढ़ेगा सीट्स ज्यादा, मतलब 43% तक इंक्रीज रहेगा कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। उनकी बात है कि उनका जो परसेंटेज है वो 23 से कम होके 19 तक रह जाएगा। तो काफी सारे इसके हैं अभी इश्यूज। अब ये कल ही पता चलेगा जब जो बिल है वो पार्लियामेंट में पहुंचेगा, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, क्या क्या चीजें हैं, इस पे डिबेट होगी तो सारी चीजें और निकल के आएंगी। ठीक है। फिर यूएस जो है इन्होंने अपने 15 नेवल शिप्स को डिप्लॉय किया है मिडिल ईस्ट में। और जैसा कि हमको पता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है वो एक मीडिएशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, बट फेल कर गए टॉक्स में, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। और जो यूएस है इनका कहना है कि हम जो है वो ईरान की तरफ जो भी पोर्ट जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, उसको एक पूरा ब्लॉकेज करेंगे। इसी में इन्होंने जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनका, अब्राहम लिंकन, 11
डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनको जो पूरा ईरान की जो पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए जो है वो डिप्लॉय किया है। तो अब सिचुएशन फिर से काफी टेंस जो है वो बनी हुई है। ठीक है, और ईरान ने भी कहा है कि जो है वो हमारी जो सोवरेनिटी है इस पे ये एक डायरेक्ट हमला है। तो अब देखो फिर आगे क्या स्थिति जो है वो बनती है, क्या चीजें फिर आगे होती हैं। और इन्होंने कहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है, इन्होंने कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात भी की। फिर उन्होंने कहा है कि हम एक ऑर्डर ये ले आए कि हम पूरा ब्लॉक करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो ईरान है वो अपना जो न्यूक्लियर वेपन का पूरा कार्यक्रम है उसको कम्प्लीटली बंद करे, तभी फिर आगे कुछ बातचीत हो सकती है। तो दोनों का भी स्टैंड यही है। और जितनी भी शिप्स वगैरह हैं उनको ब्लॉक करने के लिए यूएस अपना आर्मी जो नेवी है इनका उसको वो डिप्लॉय कर रहा है। फिर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये है गांधीनगर गुजरात में। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है वो कन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड किया वहां पे। और उन्होंने कहा कि कैसे ये जो यूनिवर्सिटी है, जो रक्षा यूनिवर्सिटी है, ये बेहतर तरीके से काम कर रही है। और अभी की बात कही कि चीजें जो है वो ऑनलाइन होने की वजह से काफी सारे नए रिस्क जो हैं वो हुए हैं। और जैसे कि अगर हम बैंकिंग वगैरह की बात करें तो इसमें काफी जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं। तो उस पे भी है ये पूरा ये एक वर्क जो है वो कर रहा है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था 2020 में बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और ये प्रोवाइड करता है एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग इन नेशनल सिक्योरिटी, पुलिसिंग में, क्रिमिनल जस्टिस में, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पे ये पूरा फोकस जो है वो इसका है। ये कहाँ पे है ये याद रखना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, इन्होंने नोटिफाई किया है द मिनरल्स अदर देन एटॉमिक एंड हाइड्रोकार्बन्स एनर्जी मिनरल्स कंसेशन थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2026 10 अप्रैल को इन्होंने ये नया नोटिफाई किया है। और ये जो अमेंडमेंट है इसमें ये एक मेथोडोलॉजी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया है कि एवरेज सेल प्राइस जो है वो जो हेमेटाइट आयरन ओर होता है जिसमें कि आयरन कंटेंट होता है बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू, इसको जो है वो 45% आयरन जो है वो सेट किया है कि मतलब अगर जैसे माइनिंग होती है तो 45% से कम है तो उसको एज अ वेस्ट जो है वो माना जाता है, माना जाएगा। ठीक है, तो ये नए रूल्स जो है वो पहली बार आए हैं ताकि क्या एक पूरा जो है क्राइटेरिया बन सके। और इसमें जो है वो जो नए रूल्स हैं इसमें बैंडेड हेमेटाइट कॉर्टाइज और बैंडेड टाइट जैस्पर, इसके बारे में पूरा जो है वो क्या है कि किस तरह का क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि कितना आयरन कंटेंट होना चाहिए इस पर्टिकुलर मटेरियल पे। तो पहले कोई एक मेथड नहीं था जिससे कि कैलकुलेशन हो सके, अभी फिलहाल इन्होंने इसको जो है वो ये पूरा रखा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है, जो नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, इससे जो इकोनॉमिक बैरियर है ये बेहतर होगा। और इसमें एक क्लैरिटी आएगी कि कितना जो है वो आयरन कंटेंट है जो भी माइन से जो है वो निकल रहा है। और इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। और जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं इनको और जो इम्पोर्टर्स हैं उनको। ठीक है, और एक हाई ग्रेड जो आयरन और रिजर्व्स हैं उन पर बेहतर तरीके से काम होगा और जो स्टील इंडस्ट्री है उसको एक बेहतर तरह की सप्लाई जो है वो मिल सकेगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो आयरन ओर का वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द। और जो मेजर रिजर्व्स हैं हमारे, ये उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में है। और स्टील जो इंडस्ट्री है ये काफी क्रिटिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड लार्जेस्ट हम स्टील प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो इस पे भी ये पूरा काम किया गया है कि किस किस प्रकार से जो मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग वगैरह होगी। तो ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का कल इनॉग्रेशन किया। तो और काफी एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है उत्तराखंड का पूरा रीजन का। इसमें साथ ही साथ इन्होंने जो न्यू ईयर है उसके लिए जो है वो लोगों को जो है वो ग्रीटिंग्स किया। फिर यहाँ ये जो है वो पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग यहाँ पे गए। यहाँ पे इन्होंने माँ संकातला और माँ दांत काली यहाँ पे दर्शन किए। तो पंच भद्री कहाँ भी, ये तीनों जो जगह जो है वो उत्तराखंड में है। फिर कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी था, उनको भी एक ट्रिब्यूट दिया। और ये जो एक्सप्रेस वे ये पूरा बन रहा है, माना जा रहा है इससे जो ट्रेवल टाइम है ये काफी कम होगा।
और इसके लिए जो है वो 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगभग पूरा किया जाएगा। जो कॉरिडोर है ये गाजियाबाद, बागपत, बारोच, शामली, सहारनपुर, इन ये जो पूरा एरिया है इसको डेवलप होगा इससे अच्छे से। और देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, चार धाम ये सारी चीजें ज्यादा और एक्सेसिबल हो जाएंगी। इसी में प्रधानमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड जो है वो एक पॉपुलर टूरिज्म स्पॉट के तौर पे काफी उभर के आया है। आदि कैलाश, ओम पर्वत, यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। हर साल जो पिलग्रिमेज है उनका जो नंबर है वो काफी बढ़ा है। और इन्होंने कहा कि ये एक पूरा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो बन रहा है, एक ये एक्सप्रेसवे का एक पार्ट है। और इससे जो एनिमल्स हैं उनको जो उनपे जो थ्रेट होता है वो कम होगा। विदाउट डिसरप्शन जो एनिमल्स हैं वो आ जा सकेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर हरिद्वार में कुंभ मेला लगेगा, तो उसके लिए इन्होंने पूरा लोगों को वो किया। फिर इन्होंने नंदा देवी रजत यात्रा के बारे में भी बताया। ये इंडिया का एक काफी, इन्होंने कहा कि जो कल्चरल कॉन्शियसनेस है उसको जो है वो एक लिविंग एग्जाम्पल है उसका कि कैसे ये आगे करता है। नंदा जो है गॉडेस नंदा, इनको जो है वो डॉटर माना जाता है। ठीक है, और ये क्या एक ऑनर प्रोवाइड करता है जो वुमेन है इनको, तो इनके बारे में बताया। फिर साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो गढ़ी कैंटोनमेंट था उन्होंने 1962 के वॉर में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो उसके लिए जो है वो उसके बारे में बताया। ठीक है, ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी एक मेजर प्रोजेक्ट है, ब्रॉडर मतलब जो है हाईवे डेवलपमेंट है इसका। और भारत माला परियोजना के तहत ये पूरा बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए ये पूरा हो रहा है। और नंदा देवी रजत यात्रा ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये 12 साल में होता है और इसको भी यूनेस्को ने जो है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के कैंडिडेट के तौर पे इसको लिस्ट किया है। ठीक है, और ये कुमायूं रीजन का जो पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर है उसको बेहतर तरीके से ये दर्शाता है। ये सारी जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ये जो है वो 30 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल था। और इसमें बताया गया कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट है 2026 का जो थीम है इसमें फोकस किया गया है ऑन फूड वेस्ट। और इसमें कहा गया है कि एक टाइमली इमरजेंसी कॉल एक है, क्योंकि फूड जो है वो काफी जो है वो वेस्ट होता है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड का 1.05 बिलियन टन जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है। और एनुअली 60% जो है वो पूरा वेस्टेज होता है। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब 60% जो वेस्टेज है वो हाउस होल्ड से होता है, 28% फूड सर्विसेज से, रिटेल से जो है वो 12% का जो है वो वेस्टेज होता है। फूड वेस्ट में की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक जो है वो सेकंड है ग्लोबली। और यहाँ पे 78 to 80 मिलियन टन जो पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप है। और 1.55 लाख करोड़ लगभग फूड वर्थ मतलब इतना पैसा एनुअली वेस्ट होता है। वहीं चाइना की बात करें तो यहाँ पे 108 मिलियन टन का जो लगभग वेस्टेज होता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में 24.7 मिलियन टन एनुअल जो है वेस्ट होता है। और जापान की बात कही गई कि जापान में जो है वो एक जीरो वेस्ट का वहां पे एक एथिक है जिसको कहा जाता है मोताई नाई। तो यहाँ पे वेस्ट काफी कम है, 5.2 मिलियन है टन्स लगभग पूरे साल। फिर कैसे इस पे वर्क किया जाए, क्योंकि ये क्राइसिस है तो इसी से रिलेटेड है इसमें। और पंजाब की बात इसमें बताई गई थी कि कैसे ये एक मेजर फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट है और यहाँ पे भी काफी मात्रा में फूड का लॉस होता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से होता है। इनसफिशिएंट स्टोरेज की वजह से, लॉजिस्टिक्स की वजह से भी काफी जो वेस्ट है वो फूड जो है वो वेस्ट होता है, तो इस पे पूरा वर्क करना होगा। जो पोस्ट हार्वेस्ट जो स्टोरेज है कैपेसिटी उस पे काम करना होगा। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए तो उससे जो है वो चीजें बेहतर हो सकती हैं। और इन पे को ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब कमी लानी होगी ताकि चीजें वेस्ट ना हो। और पूरा जो एक इकोनॉमी है उस पे इसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम पड़े। फिर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन्होंने जो है वो
ग्रोथ आउटलुक अपना जो है वो इसको में कटिंग किया है। इन्होंने कहा है कि जो ईरान वॉर चल रहा है, इससे जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं, सप्लाई में डिस्क्रप्शन है। वार्न किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका काफी इफेक्ट जो है वो पड़ेगा, और आगे आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है इस पे एक सीवियर इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। और इन्होंने कहा है कि जो शॉर्ट टर्म अगर ईरान वार रहेगा तो इससे जो है वो ग्रोथ जो है वो 3.1 रियल जो है परसेंट रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा 2026 के लिए। तो इसमें कमी की है, ठीक है, जनवरी के कंपैरिजन में। और सीवियर सीन होता है, मतलब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल जाता है तो काफी हाई इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। और रिसेशन वगैरह जो है वो एक आ सकता है, ग्लोबल रिसेशन जो है वो हो सकता है, जो कि 1985 के बाद से फोर्थ उसमें रहेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर कंटिन्यू चलता है तो इसका जो ओवरऑल इकोनॉमी है ग्लोबल उस पर काफी बैड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर आंध्र प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया का पहला ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम डिफरेंस फैसिलिटी, इसका कल इनॉग्रेशन किया। और इन्होंने बोला कि ये जो फैसिलिटी यहाँ बन रही है अमरावती में, ये आंध्र प्रदेश की प्लान्ड कैपिटल सिटी है। और इससे का जो है ये जो AQRF बन रहा है ये काफी क्रिटिकल है, क्वांटम इनोवेशन को ये पूरा बढ़ावा देगा। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये नया तरह का कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन सारा सिस्टम है। ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, इसमें स्पीड्स वगैरह स्पीड जो है वो काफी जो है वो बढ़ जाती है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती को ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप जो है वो किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पे इन सब चीजों पे ज्यादा से ज्यादा वर्क जो है वो होगा। विदिया है ये निविदिया, इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है जी फोर्स नाउ क्लाउड गेमिंग सब्सक्रिप्शन। इंडिया में ये इसको ये शुरू करेंगे, ठीक है, ये नया तरह का गेमिंग है। और ये जो निविदिया है ये जीपीयू बनाते हैं ये, और पूरी मतलब गेमिंग नया ये सिस्टम जो है वो यहाँ पे लागू करेंगे। तो इंडियन मार्केट में आएगी तो माना जा रहा है कि जो हाई एंड गेमिंग है उसको ये बेहतर तरीके से उससे पूरा और काम करेगा। और इन्होंने कहा है कि ये जो है ये इनका जो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुंबई बेस्ड रहेगा, और इसमें जियो क्लाउड गेमिंग जो है वो एक मेजर प्लेयर के तौर पे वर्क पूरा करेगा। तो गेमिंग वगैरह जैसे गेम्स वगैरह लोग खेलते हैं ना, तो बस ये जाने रहो, जैसे पूछ दे कि जियो फोर्स नाउ क्या है, तो ये एक निवेदिया का क्लाउड गेमिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, और ये वेरियस डिवाइसेस में जो है ये पूरा रहेगा। फिर हबल टेंशन के बारे में था, ये साइंटिफिक टर्म है, बस ये जाने रहो कि क्या होता है। और तो जैसे जो साइंटिस्ट हैं इनमें काफी जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, डिसएग्रीमेंट रहता है कि किस कि जो हमारा यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन जो है वो कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक है, और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये एक वैल्यू होती है, इसको कहा जाता है हबल कांस्टेंट, इसको यूज करते हैं ये पता करने के लिए, मेजर करने के लिए कि किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है। और टू मेन वेज हैं जिनसे कि जो है वो कैलकुलेशन होता है। जो पहला मेथड है इसमें जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो कॉस्मिक डिस्टेंट लैडर इसको यूज करते हैं। और ये जो है वो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो स्टार्स होते हैं, जो एक्सप्लोडिंग सुपरनोवा होते हैं, उनको स्टडी करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि किस स्पीड से ये अर्थ से जो है वो दूर जा रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा मेथड है इसमें जो है ये साइंटिस्ट जो है वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का यूज जो है वो स्टडी करते हैं। और ये जो होती है ये लाइट होती है जो कि बची होती है फ्रॉम द बिग बैंग। तो इन दोनों मेथड का यूज करके किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है इसको ये स्टडी करने का काम करते हैं। तो बस हबल कांस्टेंट जाने रहो, स्पेस से रिलेटेड ये है कि किस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है। और मतलब एक वैल्यू है जो कि मेजर करती है कि कैसे अर्थ का एक्सपेंशन हो रहा है। तो कभी कभी साइंस में ये टर्म्स वगैरह जो है वो आते हैं। और इसका जो टर्म दिया गया है इसको एडविन हबल के नाम पे दिया गया है। यही थे जिन्होंने पहले जो ऑब्जर्व किया था कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है। और जो कॉस्मोलॉजी है इसका एक फंडामेंटल जो है वो पैरामीटर है, तो इस पे ये काफी जो है वो काम करते हैं। तो अभी कुछ नए रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं। और इसमें जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे भी पूरा काम हो रहा है, जैसे कि शूइज है, सुपरनोवा एंड एचओ, इस पे जो है ये जो डार्क एनर्जी स्टेट है उस पे काम कर रही है पूरी टीम, की पता लगाएं कि कैसे जो है वो सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। तो ये है।
फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो संजू सैमसंग, इनको आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026 जो है वो अ, मिला है, मतलब वो नियुक्त चुना गया है। और आईसीसी का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड होता है, ये जनवरी 2021 में इसको इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके तहत हर मंथ जितने भी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस होते हैं, जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पे इसको जो है वो दिया जाता है। तो ये एक इंडियन क्रिकेटर है, ओपनिंग बैट्समैन है, तो इनको इस साल के लिए, इस मंथ के लिए चुना गया है। फिर इसके अलावा शुभमन गिल, दीप्ति शर्मा, इनको जो है वो अवार्ड्स मिले हैं विजडन एल्मेनेक 2026 अवार्ड में। दीप्ति शर्मा को जो है वो लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर प्राइज मिला। और इसके अलावा अ, अभिषेक शर्मा है, इनको लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो अवार्ड मिला है। ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज हुई थी, इसमें इंडिया ड्रॉ की थी, तो इनमें जो 5 क्रिकेटर्स थे उनको भी जो है वो अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है। तो ये मतलब है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बहुत ज्यादा नहीं है। आजकल आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल का ही ज्यादा रहता है, कुछ कुछ चीजें जो है वो निकलती हैं। उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश ने जो है वो 16 हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जीता। और बिहार में हुआ था ये। ठीक है, इन्होंने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराया 5-2 से। तो ये जो नेशनल चैंपियनशिप होता है, हॉकी इंडिया का सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, इसके थ्रू जो है वो हॉकी में कैसे परफॉर्मेंस है, यूथ को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, जो यंग टैलेंट्स हैं उसको, ये जो है चैंपियनशिप होती है। तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें जीता है इस बार। ठीक है। आर्टेमिस का नहीं आया, वो सक्सेसफुल तो हो गया। आ आर्टेमिस 2 तो सक्सेसफुल हो गया ना। हाँ, वापस आ गया ना। तो बार 10 को ही आ गया था। 11 में न्यूज था ना, 11 या 12 में था कि 11 सक्सेसफुल। या 12 में न्यूज थी, लेकिन 12 में बहुत था। जैसे पहले आ रहा था, तो अब डिटेल कुछ नहीं दिखा रहे ना। हाँ, क्योंकि अब सक्सेसफुल रहा मिशन, वापस आ गए एस्ट्रोनॉट्स, तो अब वो डन हो गया। अब नेक्स्ट जब वो होगा तो उस पे आएंगी सारी चीजें। और नहीं, वहां है कुछ मतलब इमेजेस या अभी क्या आए कुछ नहीं, फाइंड। जैसे उन्होंने तो ऑर्बिटिंग की ना, तो जो इमेजेस वगैरह थे वो सारी दिए हैं। अब डिटेल्स तो बाद में ही बताएंगे ना, डिटेल्स ये थोड़े दिन बाद में ही बताएंगे कुछ भी, क्या क्या चीजें हैं। ये ठीक है। प्रोसेस है पूरा, इन लोग का चल रहा है, काफी सारे मिशंस हैं, है ना। तो ये है कि हाँ, हम्म। मतलब गए फिर वापस आए ऑर्बिटिंग करके। भाई अगर मान लो बीच में कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाता तो वो भी एक प्रॉब्लम होती, तो जो नेक्स्ट मिशन है वो ये नहीं जब हो। सक्सेसफुल होता है तो कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, तो हाँ। हमें बताते हैं, उन्होंने कुछ हाँ, नहीं बताया। अब बताएंगे, हो सकता है, या कुछ और बाद में इमेजेस वगैरह देंगे। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।